नमस्कार सभी साथियों को। स्वागत करता हूं सबका इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। मित्रों, रीट एग्ज़ाम 2021 हेतु आज हम हिंदी का मॉडल पेपर नंबर 45 हल करने वाले हैं। दोनों लेवल के लिए काफ़ी बेहतरीन जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पुस्तकें हैं उससे बनाया हुआ टेस्ट है। टेस्ट में आपको बहुत ही शानदार क्वेश्चन, एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और बिल्कुल बहुत कुछ आप यहाँ से नया सीख कर जाने वाले हो। तो वीडियो को शुरू करते हैं बिना समय गवाए। पहला क्वेश्चन देखेंगे साथियों। प्रश्न नंबर 1 है आपके, दिए गए विकल्पों में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। पहला है श्रृंगार, दूसरा है मध्याह्न, तीसरा है अंतर्धान और चौथा है महात्म्य। तो यहाँ पर वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का आपको चयन करना है। देखिए, अगर हम बात करें पहले शब्द की श्रृंगार, तो श्रृंगार का जो शुद्ध रूप होता है साथियों वो इस प्रकार से लिखा जाता है। ये देखिए आप, श्रृंगार, इसमें ये जो आगे डबल लग रहा है ना, ये वाला डबल लगा दिया जाता है, ये गलत हो जाता है। एक ही यहाँ पर निशान आता है, डबल वाला गलत है, तो फिर ये क्या हो गया? गलत, अशुद्ध हो गया। और आपको देखना क्या है? शुद्ध। दूसरा है मध्याह्न। मध्याह्न इस प्रकार से नहीं लिखते मित्रों, मध्याह्न को इस प्रकार से लिखा जाता है। ठीक है, मध्याह्न इस प्रकार से लिखा होता है। इसमें है हल वाला पूरा आधा होता है और नैनल पूरा होता है, जबकि यहाँ नैनल वाला आधा बता रखा है, तो ये भी गलत हो गया। तीसरा है अंतर्धान। बिल्कुल अंतर्धान शुद्ध है साथियों। और महात्म्य, महात्म्य शब्द का निर्माण हुआ है महात्मा प्लस ये से मिलकर, जिससे महात्म्य बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा साथियों? महात्म्य। महात्म्य में आ की मात्रा होना चाहिए। ये इसमें यदि प्रत्यय लग जाता है तो फिर ये भी क्या हो गया? अशुद्ध हो गया। तो ओनली तीसरा ही विकल्प आपके प्रश्न नंबर 1 में सही है। आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 2 की ओर। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे? शुद्ध विलोम युग्म नहीं है। उपचय का अपचय, आवृत्त का अनावृत्त, जय का पराजय और वाम का उत्तर। तो साथियों, शुद्ध विलोम युग्म, देखिए उपचय का विलोम अपचय ही होता है, आवृत्त का विलोम अनावृत्त ही होता है, जय का पराजय होता है। जय मतलब जीतना, पराजय मतलब हारना। लेकिन वाम और उत्तर, उत्तर को ही वाम कहा जाता है। उत्तर को ही क्या कहा जाता है? वाम कहा जाता है। तो दक्षिण का होना चाहिए वाम, या दक्षिण का होना चाहिए उत्तर, लेकिन वाम का उत्तर नहीं होता है साथियों। तो ये विलोम जो शब्द है ये बिल्कुल गलत है। कौन सा विकल्प सही है फिर आपका? दूसरा विकल्प सही है, क्योंकि शुद्ध विलोम युग्म नहीं है, ऐसा आपसे पूछा गया है। आगे बात करेंगे प्रश्न नंबर 3 की। तीसरा क्वेश्चन, इनमें से कौन सा शब्द पत्थर का पर्यायवाची नहीं है? शिलाखंड, गिरी, पाहन और उपल। तो साथियों, पत्थर के पर्यायवाची की बात करें तो पाहन, पाहन का मतलब भी पत्थर ही होता है, तो पाहन तो पत्थर का पर्यायवाची है। उपल भी पत्थर का पर्यायवाची है, शिलाखंड भी पत्थर का पर्यायवाची है। लेकिन ये जो गिरी शब्द दे रखा है ये पत्थर का पर्याय नहीं है साथियों, बल्कि ये पर्वत का पर्यायवाची है। किसका है? पर्वत का। गिरी, गिरी किसका पर्यायवाची है? पर्वत का। तो विकल्प नंबर फिर आपका दूसरा सही है तीसरे क्वेश्चन में। आगे बात करेंगे प्रश्न नंबर 4 की। चौथा क्वेश्चन है आपके, प्रत्यय की दृष्टि से असंगत विकल्प है। सुंदरता, चचेरा, चढ़ाव और भारती। तो यहाँ पर 4 शब्द हैं, चारों में प्रत्यय लगे हुए हैं, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा दिमाग लगाकर ये देखना है कि असंगत विकल्प कौन सा है प्रत्यय की दृष्टि से। प्रश्न नंबर 4 का सही आंसर दीजिएगा। देखिए, प्रश्न नंबर 4 में पहला जो विकल्प है सुंदरता, दूसरा जो विकल्प है चचेरा, चौथा जो विकल्प है भारतीय। सुंदरता में ता प्रत्यय है, चचेरा में एरा प्रत्यय है, भारतीय में ई प्रत्यय है और चढ़ाव में आव प्रत्यय है। लेकिन साथियों, चढ़ाव में जो मूल शब्द है वो है चढ़ना, और इसमें मूल शब्द है सुंदर, इसमें है चाचा, इसमें है भारत। तो भारत, चाचा, सुंदर, ये तीनों ही
ये तीनों ही यहाँ पर आपके तद्धित प्रत्यय के उदाहरण हैं, इनमें जो प्रत्यय लगे हुए हैं। लेकिन चढ़ाव एक क्रिया है, तो साथियों जो प्रत्यय क्रिया के अंत में लगते हैं वो प्रत्यय कृत प्रत्यय होते हैं, जबकि जो प्रत्यय संज्ञा सर्वनाम और विशेषण के अंत में लगते हैं वो प्रत्यय तद्धित होते हैं। तो फिर यहाँ पर असंगत विकल्प कौन सा हुआ? चढ़ाव, क्योंकि ये एक कृत प्रत्यय का उदाहरण है। बाकी चचेरा, सुंदरता और भारतीय यहाँ पर तद्धित प्रत्यय के उदाहरण है। तीसरा विकल्प आपके चौथे क्वेश्चन में सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 5। हार शब्द में कौन सा उपसर्ग लगाने से उसका अर्थ घूमने से लिया जाएगा? प्रति, वि, परि और उप। तो साथियों हार शब्द में आपको उपसर्ग लगाना है, और वो कौन सा उपसर्ग आप लगाओगे जिसका अर्थ घूमने से लिया जाएगा उस शब्द का अर्थ। तो देखिए अगर हम प्रति लगाते हैं तो प्रतिहार, तो प्रतिहार का मतलब घूमना नहीं होता है, परिहार का मतलब भी घूमना नहीं, उपहार का मतलब तो कोई इनाम देने से संबंधित चीज है। लेकिन साथियों विहार, विहार का मतलब घूमने से लिया जा सकता है। तो विकल्प नंबर आपका दूसरा सही है प्रश्न नंबर 5 में। आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 6 की ओर। अब देखिए आपके प्रश्न नंबर 6 क्या पूछ रहा है। छठा क्वेश्चन है, किस विकल्प में समास का सही सही विग्रह नहीं हुआ है? पहला है घृतान्न, घृत से पका हुआ अन्न। दूसरा है कवि पुंगव, कवियों में पुंगव। तीसरा है दयार्द्र, दया से आर्द्र। चौथा है प्राप्तोदक, उदक को प्राप्त। तो यहाँ पर जो 4 विकल्प है इनमें से एक विकल्प आपको ऐसा मिलेगा जिसका सही से विग्रह नहीं हो रहा है। साथियों देखिए चौथा विकल्प अगर हम देखें तो प्राप्तोदक, प्राप्तोदक का मतलब होता है उदक को प्राप्त। किसको? उदक को। कर्ता ने कर्म को, कर्म तत्पुरुष समास का ये उदाहरण है। दूसरा है दयार्द्र, दयार्द्र का मतलब होता है दया से आर्द्र। कर्ता ने कर्म को करण से, करण तत्पुरुष समास का ये उदाहरण है साथियों। तीसरा है कवि पुंगव, सॉरी तीसरा क्या यहाँ दूसरा विकल्प कवि पुंगव, कवि पुंगव का होता है कवियों में है जो पुंगव। तो साथियों कवियों में पुंगव संबंध का के की अधिकरण में पेपर, अधिकरण तत्पुरुष समास का यह उदाहरण है। लेकिन घृतान्न, घृत से पका हुआ अन्न नहीं होता है, बल्कि से की जगह आना चाहिए में। घृत में पका हुआ अन्न कहलाता है घृतान्न। तो आपका जो विकल्प नंबर 1 है इसमें समास विग्रह सही से नहीं हो रहा है प्रश्न नंबर 6 में। ठीक है, आगे बढ़ेंगे 7वें क्वेश्चन की ओर। 7वां क्वेश्चन साथियों, प्रश्न नंबर 7 आपका क्या है? यण संधि का विकल्प है सत्यासत्य, स्वाधीन, खंडान्वय और प्रत्याशा। देखिए पहले अगर हम यण संधि की बात करें तो यण संधि स्वर संधि का ही भेद है। और यण संधि की पहचान क्या होती है? इसमें कटे पटे अक्षर होते हैं, और देखिए इसमें ई के बाद असमान स्वर, ऊ के बाद असमान स्वर और री के बाद असमान स्वर आता है। तो ई का ये, ऊ का वे, री का रे बन जाता है साथियों। अब अगर हम विच्छेद करें तो सत्यासत्य, सत्य प्लस असत्य बराबर शब्द क्या बनेगा? सत्यासत्य। तो ये तो दीर्घ संधि का उदाहरण हो गया, क्योंकि ए प्लस ए बराबर आ हो रहा है। फिर दूसरा है स्वाधीन, स्वाधीन का करें तो स्व प्लस अधीन, स्व प्लस अधीन, स्व मतलब खुद के है जो अधीन वो कहलाता है स्वाधीन। तो इसमें भी ए प्लस ए आ हो गया। तो यहाँ पर भी आपके ये भी दीर्घ संधि का ही उदाहरण है। तीसरा देखेंगे खंडान्वय, खंडान्वय में इसका जो विच्छेद होगा खंड प्लस अन्वय बराबर शब्द बनेगा खंडान्वय। इसमें भी ए प्लस ए आ हो गया। तो ये भी दीर्घ संधि का ही उदाहरण है। चौथा है प्रत्याशा, प्रत्याशा में होता है प्रति प्लस आशा। देखिए ई के बाद असमान स्वर आ रहा है, ई का बन रहा है ये, और इसमें आ की मात्रा लग रही है, त आधा हो गया यहाँ। तो बिल्कुल ये यण संधि का विकल्प है साथियों। चौथा विकल्प आपका राइट आंसर है प्रश्न नंबर 7 में। बात करेंगे 8वें क्वेश्चन की।
अविनाश अध्यापक भर्ती का पेपर देकर आया है। वाक्य काल की दृष्टि से है सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल। देखिए पेपर देकर आया है, आ गया है ना वो, तो ये भूतकाल में रहेगा, लेकिन विकल्प तो 4 ही भूतकाल के हैं। तो साथियों देखिएगा, अपूर्ण भूतकाल में क्रिया पूरी नहीं होती है। अगर वाक्य होता अविनाश अध्यापक भर्ती का पेपर दे रहा था मतलब क्रिया पूरी नहीं हुई थी, तो फिर वो अपूर्ण का हो जाता। अगर जो वाक्य होता अविनाश ने अध्यापक भर्ती का पेपर दिया था मतलब पहले की बात हो गई, तो वो पूर्ण में आ गया। लेकिन आया है, देकर आया है, ठीक है, देकर आया है मतलब अभी जस्ट आया ही है, तो फिर वो आसन्न भूतकाल का उदाहरण है साथियों। अगर यूं होता अविनाश अध्यापक भर्ती का पेपर अविनाश ने दिया है, तो फिर वो सामान्य में हो जाता। लेकिन यहाँ पर आपका फिर दूसरा जो विकल्प है आसन्न भूतकाल वाला, वही राइट आंसर रहेगा साथियों। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 9 पे आते हैं। 9वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विशेषण से भाववाचक बना है? अहंकार, लाली, थकावट और निकटता। देखिए विशेषण से भाववाचक कौन सा शब्द बना है? तो विशेषण से पहला हम देखेंगे अहंकार, अहम प्लस कार। दूसरा हम देखेंगे लाली, लाल प्लस ई। तीसरा हम देखेंगे थकावट, थकान प्लस आवट, थकावट। निकट प्लस ता, निकटता। निकट शब्द अव्यय है, थकना प्लस आपके यहाँ पर थकना क्रिया है। लाल शब्द विशेषण है और अहम शब्द यहाँ पर सर्वनाम है, तो विशेषण से भाववाचक लाल प्लस ई बराबर लाली बना है साथियों। देखिए लाली किसी का नाम है तो फिर वो भाववाचक नहीं रहेगा, लेकिन वो नाम कब होगा? जब वाक्य में लाली शब्द का प्रयोग किसी व्यक्ति के लिए किया जाए, तब होगा नाम। ऐसे तो लाली शब्द भाववाचक है और वो विशेषण से बना है साथियों। सेकंड विकल्प आपके 9वें क्वेश्चन में सही है। आगे बात करेंगे प्रश्न नंबर 10 की। निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है? चित्रकार, प्रगट, पिपासा और शाख। यहां पर तद्भव शब्द का आपको चयन करना है। देखिए चित्रकार शब्द एक तत्सम शब्द है जिसका तद्भव होता है चितेरा। लेकिन साथियों यहां पर जो प्रगट शब्द है, ये प्रगट शब्द तत्सम नहीं है बल्कि ये तद्भव है, अतः दूसरा विकल्प सही है। कैसे है तद्भव मित्रों? देखिए प्रगट में प्रगट शब्द का निर्माण प्रकट से हुआ है, तो इससे चेंज होकर अशुद्ध हो गया ना ये, और हर अशुद्ध शब्द यहाँ पर आपके तद्भव होता है, ये भी एक खास पहचान होती है। तो प्रकट तो तत्सम है और प्रगट यहाँ पर आपके तद्भव है। दूसरा विकल्प आपका राइट आंसर रहेगा 10वें क्वेश्चन में। आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 11 की ओर। देखिए 11वां क्वेश्चन है, चिन्ह प्रयोग के संदर्भ में असत्य कथन है। किसी अध्याय या ग्रंथ की समाप्ति पर इति श्री चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। संक्षेपण चिन्ह को लाघव चिन्ह भी कहते हैं। किसी को पुकारने के लिए विस्मय बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है और वाक्य की समाप्ति पर पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो यहां पर चिन्ह प्रयोग के संदर्भ में आपको असत्य कथन का चुनाव करना है। देखिए कोई भी अध्याय या फिर ग्रंथ जब समाप्त होता है तो इतिश्री चिन्ह लगाते हैं। कौन सा चिन्ह लगाते हैं? इतिश्री, बिल्कुल सत्य कथन है। संक्षेपण चिन्ह को लाघव चिन्ह भी कहते हैं, बिल्कुल सत्य कथन है। लेकिन एक तीसरा कथन कह रहा है किसी को पुकारने के लिए विस्मय बोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो साथियों विस्मय बोधक चिन्ह का प्रयोग कहाँ होता है? हर्ष, शोक, घृणा, आश्चर्य यहाँ पर होता है। अगर आपको पुकारना है जो किसी को, तो वहां पर विस्मय सूचक चिन्ह का प्रयोग न हो करके वहां पर संबोधन चिन्ह का प्रयोग होगा। किसका होगा? संबोधन चिन्ह का प्रयोग होगा साथियों। विकल्प नंबर 3 सही है आपके 11वें क्वेश्चन में। बाकी वाक्य की समाप्ति पर पूर्ण विराम चिन्ह का ही प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर आपका चौथा कथन भी सत्य है, दूसरा भी सत्य है, पहला भी सत्य है, लेकिन तीसरा कथन क्या है? असत्य है, और आपका असत्य कथन ही राइट आंसर है। 11वें क्वेश्चन में तीसरा विकल्प सही है। आगे बात करेंगे प्रश्न नंबर 12 की।
12वां क्वेश्चन है आंखें बिछाना मुहावरे का अर्थ है वास्तविकता का बोध होना, बहुत प्यारा, बहुत खुशी होना और अत्यंत प्रेम पूर्वक स्वागत करना। तो कोई कहता है कि हमने तेरी राहों में आंखें बिछा दी, ठीक है, हम तेरी राहों में आंखें बिछा देंगे, मतलब उसका मतलब बहुत प्यारा या बहुत खुशी होना नहीं होता है साथियों, बल्कि अत्यंत प्रेम पूर्वक स्वागत करना ही आंखें बिछाना का अर्थ होता है। चौथा विकल्प आपके सही है। 12वें क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 13 की ओर। तो 13वां क्वेश्चन आपके आता है ये, जब वह घर पहुंचा तब उसके पिताजी जा चुके थे। वाक्य रचना की दृष्टि से है सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य और उपयुक्त सभी। तो साथियों यहाँ पर देखिएगा, जब वह घर पहुंचा तब उसके पिताजी जा चुके थे, ठीक है, जब वह पहुंचा, तो जब तब से जुड़ रहा है ना वाक्य, और जहां पर जब तब से भी वाक्य जुड़ता है वो हमेशा ही मिश्र वाक्य में आता है। किस में आता है? मिश्र वाक्य में। तो सेकंड विकल्प आपका यहां पर सही है 13वें क्वेश्चन में। नेक्स्ट बात करेंगे प्रश्न नंबर 14 की। तो साथियों प्रश्न नंबर 14 को भी देख लेते हैं। 14वां क्वेश्चन है, जो खेत बिना जुता पड़ा रहता है उसको राजस्थानी भाषा में क्या कहा जाता है? पड़त, बंजर, डूंगरा और पाणत। देखिए कई खेत होते हैं जो जिनमें फसल नहीं करते हैं, ठीक है, बिना जुता पड़ा होता है, तो उसको हम बांजर नहीं कहते हैं। बांजर का मतलब तो जिसमें कुछ उत्पादन ही नहीं हो, तो ये गलत हो गया। उसको पड़त कहा जाता है साथियों। क्या कहा जाता है? पड़त। मतलब जिसमें आपने खुद ही अपनी मर्जी से ही खेती नहीं की, चाहे वो कोई समस्या आ गई हो, लेकिन फिर उसको पड़त कहा जाएगा। डूंगरा तो जो पहाड़ों पर होते हैं, और पाणत का मतलब तो भाई फसल को पानी देने से लिया जाता है। तो यहाँ पर आपका जो प्रथम विकल्प है प्रश्न नंबर 14 में, वही राइट आंसर है। आगे बात करेंगे प्रश्न नंबर 15 की। 15वां क्वेश्चन, रचनात्मक मूल्यांकन किया जाता है सतत मूल्यांकन के रूप में, सत्रांत में, सत्र के प्रारंभ में और इनमें से कोई नहीं। रचनात्मक मूल्यांकन कब किया जाता है? तो साथियों एक होता है रचनात्मक और एक होता है आपके योगात्मक मूल्यांकन। देखिए जो योगात्मक मूल्यांकन है ये सत्र के अंत में किया जाता है, लेकिन रचनात्मक की पूछा है तो रचनात्मक मूल्यांकन ना तो सत्र के अंत में ना सत्र के प्रारंभ में, बल्कि सतत मूल्यांकन के रूप में किया जाता है। सतत मतलब लगातार ये चलता रहता है, ठीक है, हमेशा जब तक बालक विद्यालय में आएगा तब तक रचनात्मक मूल्यांकन चलता रहता है। तो विकल्प नंबर आपका एक सही है प्रश्न नंबर 15 में। आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 16 की ओर। तो साथियों प्रश्न नंबर 16, बच्चों के लेखन कौशल का मूल्यांकन करने के लिए कौन सी विधि बेहतर हो सकती है? श्रुत लेख, अपने अनुभवों को लिखना, पाठ आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखना और सुंदर लेख का अभ्यास करना। देखिए बच्चों के लेखन कौशल का यदि आपको मूल्यांकन करना है लेखन कौशल का, तो श्रुत लेख के माध्यम से भी आप मूल्यांकन कर सकते हो, खुद के अनुभवों को लिखकर भी आप मूल्यांकन कर सकते हो, पाठ आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखकर भी मूल्यांकन कर सकते हो, सुंदर लेख का अभ्यास करके भी मूल्यांकन कर सकते हो। मतलब विकल्प तो सारे ही सही है, लेकिन फिर आपको ऐसी स्थिति में सबसे बेस्ट जो विकल्प होता है उसका चयन करना पड़ेगा। फिर यहाँ पे देखिए यदि आपको बच्चों के लेखन कौशल का मूल्यांकन करना है तो उसके लिए बेहतर विधि होगी सबसे ज्यादा अपने अनुभवों को लिखना। जब खुद के अनुभव बालक लिखता है तभी सर्वश्रेष्ठ मूल्यांकन माना जाएगा साथियों। सुनकर लिखना तो जैसा का तैसा लिखेगा सुन के, पाठ आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखना रटकर लिखेगा, सुंदर लेख का अभ्यास करना देख करके लिखेगा। तो साथियों खुद के अनुभव देख करके या किसी के कहने से नहीं, खुद के अपने अंदर से वो लिखेगा साथियों। दूसरा विकल्प इसलिए सही हो जाता है आपके 16वें क्वेश्चन में। आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 17 की ओर। लिखित अभिव्यक्ति का साधन नहीं है पत्र लेखन, निबंध लेखन, वाद विवाद और नाट्य लेखन। तो कौन सा साधन लिखित अभिव्यक्ति के अंतर्गत नहीं आएगा? देखिए पत्र लेखन, पत्र भी लिखित में आ जाता है बिल्कुल। निबंध लिखोगे तो वो भी लिखित में आ जाएगा, नाटक लिखोगे वो भी लिखित में आ जाएगा, लेकिन वाद विवाद लिख करके नहीं
बल्कि बोल करके किया जाता है। ऐसा तो है नहीं कि एक पेज लिया, उस पेज में से कुछ छोटे छोटे हिस्से किए और उसमें से लिख करके दूसरे को दिया और वो फिर वाद विवाद के रूप में फिर वो आपको देगा, फिर आप उसको देखो। ये कोई प्रेम पत्र थोड़ी चल रही है, वाद विवाद है। वाद विवाद में मौखिक रूप से बोल करके अभिव्यक्त किया जाता है, इसलिए ये लिखित अभिव्यक्ति का साधन नहीं है साथियों। तीसरा विकल्प आपके 17वें क्वेश्चन में सही है। आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 18 की ओर। तो चलिए 18वां क्वेश्चन क्या है। बालकों को लिखना सिखाने से पहले यह आवश्यक है कि उन्हें अक्षर सिखाए जाए, उन्हें बाराखड़ी सिखाई जाए, उनमें लेखन संबंधी जिज्ञासा उत्पन्न की जाए या उनको क्रियाशील बनाया जाए। तो साथियों, यदि आपको लिखना सिखाना है, कोई भी चीज़ यदि आप सिखाते हो तो उसमें सबसे पहला कार्य होता है कि वो सीखने वाला जो है उसके अंदर उस चीज की जिज्ञासा उत्पन्न करो। अतः लेखन से संबंधित जिज्ञासा उत्पन्न करना ही आपका सबसे पहला कार्य रहेगा यदि आपको बालकों को लेखन सिखाना है। तो तीसरा विकल्प आपके 18वें क्वेश्चन में सही है। चलिए आगे बात करेंगे प्रश्न नंबर 19 की। साथियों, आज का ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। 20 ही प्रश्न लेकर आया हूँ, ठीक है। लेकिन आशा है आपको क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे यार। मेहनत करके क्वेश्चन बनाता हूँ बिल्कुल खुद के हाथों से, ठीक है। यूं है कि ऐसा नहीं है कि कोई किताब उठाई, पीछे जो क्वेश्चन पड़ा हुआ है उसको उठा के बना दिया, ऐसा नहीं होता है साथियों। भाषा दक्षता या कौशल विकास किया जा सकता है शुद्ध उच्चारण के माध्यम से, लिपि व रचना का सही ज्ञान करवाकर, शब्द रचना का ज्ञान कराकर और उक्त सभी प्रकार से। तो देखिए, जो भाषा दक्षता है या जो भाषाई कौशल है, इनका विकास आप शुद्ध उच्चारण के माध्यम से भी कर सकते हो, लिपि व रचना का सही ज्ञान करवाकर भी कर सकते हो, शब्द रचना का ज्ञान कराकर भी कर सकते हो। मतलब इन सभी प्रकार से आप भाषा दक्षता कौशल विकसित कर सकते हो। चौथा विकल्प आपके 19वें क्वेश्चन में सही है। अब आज का अंतिम और 20वां क्वेश्चन देखेंगे। लेकिन वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना नहीं भूले और कमेंट करके जाए कि कितने क्वेश्चन आपने सही किए हैं साथियों, ठीक है। अंतिम क्वेश्चन देख लेते हैं आज का, और 1 या 2 दिन बाद आपके बिल्कुल जो शुरू से ही कोर्स में चालू करने वाला हूँ, हिंदी वगैरह का है, हिंदी का है, साइकोलॉजी का है, टीचिंग मेथड का है, शुरू से ही। 20वां और अंतिम क्वेश्चन, निबंधात्मक परीक्षण सर्वाधिक प्रचलित उपलब्धि परीक्षण है, फिर भी इसका प्रमुख दोष है बालकों की विभिन्न योग्यता का परीक्षण करना, अभिव्यक्ति क्षमता के कम अवसर मिलते हैं, बालकों में लेखन कला का विकास नहीं हो पाता है और विश्वसनीयता का अभाव। तो साथियों, निबंधात्मक परीक्षा जो होती है इसमें विभिन्न योग्यताओं का परीक्षण बिल्कुल हो जाता है, अभिव्यक्ति क्षमता के खूब अवसर मिलते हैं। दोष देखना है आपको, क्या देखना है, प्रमुख दोष। अभिव्यक्ति तो खूब होती है क्योंकि खुद के विचार भी लिख सकता है, लेखन कला का विकास भी खूब होता है क्योंकि बड़े बड़े उत्तर लिखेगा तो लेखन कला भी अच्छी होगी। लेकिन विश्वसनीयता का अभाव, विश्वसनीयता का अभाव नहीं हो, बिल्कुल विश्वसनीयता का अभाव होता है, सॉरी, ठीक है। विश्वसनीयता का अभाव इसलिए होता है क्योंकि जब शिक्षक उस चीज को चेक करता है, उस कॉपी को चेक करता है, उस आंसर को देखता है, तो उसमें विश्वसनीयता बहुत कम पाई जाती है क्योंकि अलग अलग उत्तर मिलते हैं, फिर भी किसी को कम नंबर, किसी को ज़्यादा नंबर, और सही उत्तर नहीं होने पर भी कुछ ना कुछ नंबर अवश्य मिलते हैं, इसलिए इसमें विश्वसनीयता का अभाव पाया जाता है साथियों। चौथा विकल्प सही है। कोई शिक्षक कितने नंबर दे देता है, दूसरे से चेक कराया वो अलग नंबर दे रहा है, तो इसलिए इनमें विश्वसनीयता नहीं पाई जाती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, यहाँ चौथा विकल्प सही है। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों सभी का।